नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। जिस लड़के या लड़की की शादी हो और वो 2-4 घंटे के लिए घर से इधर उधर हो जाए तो घर वालों को उसकी इतनी चिंता होने लगती है जितनी पहले कभी नहीं हुई। होनी भी चाहिए, क्योंकि जहन में इज्जत बेइज्जती के कई सवाल जो खड़े हो जाते हैं। लड़की के मामले में तो ऐसे सवाल सोच बनकर सिर पर हथौड़े से बजाने लगते हैं। रंजीत के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह 5 बजे दौड़ लगाने निकला रंजीत, घंटों बाद भी नहीं लौटा तो घर वालों ने सोचा कि किसी दोस्त के घर चला गया होगा। लेकिन जब वो दोपहर तक नहीं आया तो परेशान होकर उसके मोबाइल पर कॉल की गई, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद चिंतित होना स्वाभाविक था। रंजीत मुरादाबाद शहर के निकटवर्ती गांव धर्मपुर सेरवा का रहने वाला था। उसके पिता भोपाल सिंह गांव के पास स्थित प्लाईवुड की एक फैक्ट्री में ठेकेदार थे। उनके बेटों चमन सिंह और विमल में रंजीत बीच का था। भोपाल सिंह ने रंजीत को उसी प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी थी जहां उनका ठेकेदारी का काम था। 30 जून 2020 को चूंकि रंजीत की शादी थी, इसलिए भी चिंता की बात थी। चिंताजनक इसलिए क्योंकि गांव की ही वैशाली से उसके प्रेम संबंध थे और वो उससे शादी करना चाहता था। जबकि घरवाले उसकी और वैशाली की शादी इसलिए नहीं कराना चाहते थे क्योंकि वो दूसरी बिरादरी में शादी के पक्ष में नहीं थे। रंजीत के पिता भोपाल सिंह, भाई चमन सिंह और विमल ने रंजीत को पूरे गांव में खोजा, सभी संभावित जगहों पर पता लगाया। जब कहीं से भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली तो पिता और भाइयों को पुलिस की शरण में जाना ठीक लगा। उन्होंने थाना सिविल लाइंस की पुलिस चौकी अगवानपुर में रंजीत की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने भी अपने स्तर पर रंजीत को खोजा। जब रंजीत रात को भी नहीं लौटा तो भोपाल सिंह के परिवार को लगा कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। सोच विचार के बाद भोपाल सिंह अपने बेटों के साथ पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने रंजीत और वैशाली की प्रेम कहानी के बारे में पुलिस को बता दिया, साथ ही ये भी कि रंजीत और वैशाली देर देर तक मोबाइल पर बात किया करते थे, जिसकी वजह से उसके घरवाले रंजिश रखते थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वैशाली को पुलिस चौकी बुलवा लिया। वो इंटरमीडिएट तक पढ़ी थी, थोड़ी तेज भी थी। वैशाली ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि रंजीत और उसके बीच प्रेम संबंध थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन 1 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया था। उसने ये भी कहा कि वो जानती है कि 30 जून को रंजीत की शादी होनी है, ऐसे में उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। सीधी सरल भाषा में कहूँ तो मेरी उससे कोई बात नहीं होती ना होगी। इस बातचीत के बाद पुलिस ने उसे घर जाने को कह दिया। रंजीत के घरवाले और पुलिस कई दिन तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस पर थाना प्रभारी नवल मारवाहा ने रंजीत के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई। जांच में पता चला कि 14 जून को उसके मोबाइल फोन पर आखिरी कॉल वैशाली की आई थी। इस पर 22 जून को पुलिस ने वैशाली, भूपेंद्र और भाई विक्की को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। तीनों को थाना सिविल लाइंस लाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने वैशाली से पूछा, 14 जून को रात को मोबाइल पर आखिरी कॉल तुम्हारी थी, बताओ उससे क्या बात हुई थी और रंजीत कहाँ है? कॉल उसने की थी, मैंने नहीं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं बचा था कि बात की जाए। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गया। इंस्पेक्टर को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मात हथों से कहा कि तीनों को थाने में बैठाए रखे। इन लोगों से देर रात पूछताछ की गई। भूपेंद्र और विक्की तो कुछ नहीं बता सके, लेकिन वैशाली ने बम सा फोड़ा। उसने बताया, ये सही है कि 14 जून को रंजीत ने मुझे फोन किया था। उसने मिलने के लिए मुझे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर शुगर मिल के पीछे गन्ने के एक खेत में बुलाया था। उसने मुझसे कहा कि 30 जून को उसकी शादी है, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहता। वैशाली ने आगे बताया, ये सच है कि मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती थी। उसकी भी यही सोच थी। दोनों की बातचीत हुई तो हमने साथ साथ गलत कदम उठाने का फैसला किया। रंजीत तमंचा साथ लाया था। तय हुआ कि वो पहले खुद को गोली मारेगा, बाद में मुझे। यही सोचकर उसने पहले खुद को गोली मारी। उसका बहता खून देखकर मैं डर गई और वहां से भाग आई। वैशाली ने यह भी बताया कि रंजीत ने उसे बताया था कि गलत कदम की बात वो डायरी में लिखकर आया है। साथ ही ये भी कि उसका शव गन्ने के उसी खेत में पड़ा है।
ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस रंजीत को पुलिस खोज रही थी उसका शव गन्ने के खेत में पड़ा था। 23 जून को सुबह 3:30 बजे सिविल लाइंस पुलिस ने वैशाली की निशानदेही पर गन्ने के खेत से रंजीत का शव बरामद कर लिया। 9 दिन पुराना शव कंकालनुमा बन गया था। एक एक्सीडेंट के बाद रंजीत की एक बाजू में रॉड डाली गई थी। उस रॉड और कपड़ों से उसके घर वालों ने बता दिया कि शव रंजीत का ही है। फॉरेंसिक टीम पुलिस के साथ आई थी। उसने जरूरी सबूतों के साथ साथ घटना से 315 बोर का एक तमंचा और एक खोखा और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने रंजीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रंजीत के घर वाले उसकी हत्या को सोची समझी साजिश बता रहे थे, जबकि पुलिस उसे गलत कदम मान रही थी। इसमें पेच ये था कि 14 जून को घटना से पहले वैशाली और रंजीत के बीच 54 मिनट तक बात हुई थी। ऐसी स्थिति में इसे साजिश नहीं माना जा सकता था। हालांकि इसके बाद ही रंजीत गायब हुआ था। उसी दिन शाम को 5 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट ने पुलिस की सोच बदल दी। पता चला कि रंजीत के सिर में एक नहीं 2 गोलियां मारी गई थी, जो 3 टुकड़ों में बंटकर सिर में फंस गई थी। इनमें से एक गोली कनपट्टी पर तो दूसरी आंख में मारी गई थी। जाहिर है गलत कदम उठाने वाला व्यक्ति खुद को 2 गोली कभी नहीं मार सकता। निस्संदेह रंजीत को दोनों गोलियां किसी और ने मारी थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या वाली थ्योरी पर जांच करनी शुरू की। वैशाली की घुमावदार बातों से साफ लग रहा था कि अगर कॉल डिटेल्स ना होती तो ये भी पता नहीं चलता कि रंजीत का शव गन्ने के खेत में पड़ा है। हैरत की बात यह थी कि वैशाली ने इस घटना के बारे में अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया था। यानी उसने अपने प्रेमी की मौत की बात 9 दिनों तक अपने सीने में दफन रखी थी। मंगलवार को पूरे दिन रंजीत की मौत को गलत कदम उठाने वाली सिविल लाइंस पुलिस ने देर रात मृतक के पिता भोपाल सिंह की तरफ से वैशाली, उसके पिता भूपेंद्र, मां गुड्डी, भाई विक्की और मुंह बोले मामा शुक्ला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मृतक के घर वाले पुलिस की अब तक की जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। रंजीत की मौत के मामले में घर वालों ने समांतर जांच की थी, जिसने पुलिस पड़ताल की पोल खोलकर रख दी थी। पुलिस शुरू से इस मामले को गलत कदम मानकर चल रही थी। पुलिस ने गन्ने के उस खेत में 20-25 कदम दूर तक भी पड़ताल करना मुनासिब नहीं समझा था। बुधवार यानी 24 जून को रंजीत के घर वालों ने मामले से जुड़ी कुछ अहम चीजें ढूंढकर निकाली थी। पुलिस ने वैशाली की बातों पर तो विश्वास किया, लेकिन रंजीत के घर वालों की बातों पर नहीं। इसलिए 24 जून की सुबह चमन सिंह, विमल और उनके पिता घर के अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने उसी गन्ने के खेत में खोजबीन शुरू की जहां से रंजीत का शव मिला था। खोजबीन में घटनास्थल से 20-25 कदम की दूरी पर एक थैली रखी मिली, जिसमें 4 कारतूस रखे थे। उसके पास ही रंजीत का बनियान और जूते मिले। ये सब जानकारी गांव में फैली तो मौके पर गांव वालों की भीड़ जुट गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर अगवानपुर पुलिस चौकी की पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने कारतूस, बनियान, जूते और हड्डियों के अवशेष सील कर दिए। जबकि 23 जून को पुलिस ने गन्ने के खेत से रंजीत का शव बरामद किया था, लेकिन तब यह सामान बरामद नहीं हुआ था। जिस तरह मामले से जुड़ी अहम चीजें खोज निकाली गई, उससे पुलिस पड़ताल पर गंभीर सवाल भी उठने लगे। एएसपी दीपक भूकर के अनुसार रंजीत के घर वालों को 4 कारतूस मिले थे। कारतूस चमकीले हैं, जबकि 23 जून को मिला कारतूस इतना चमकीला नहीं था। शव की कुछ हड्डियां गायब थी। पोस्टमार्टम में भी 10% कम हड्डियां बताई गई थी। कई दिनों तक शव जंगल में पड़ा होने से संभव है जानवरों ने खा लिया हो। इसी से कुछ हड्डियां इधर उधर हो गई हो। पुलिस ने मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए वैशाली से फिर से पूछताछ करने का फैसला किया। वैशाली किसी थ्रिलर फिल्म जैसी कहानियां बना रही थी। 9 दिन प्रेमी की मौत का राज सीने में छिपाए रखने वाली वैशाली ने 24 घंटे पुलिस को छकाने के बाद फिर अपनी कहानी की स्क्रिप्ट बदल दी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि गन्ने के खेत में उसके पहुंचने से पहले ही रंजीत ने खुद को गोली मार ली थी। तब उसने रंजीत के मोबाइल से उसके भाई को कॉल किया था, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। फिर उसने अपनी मां को फोन किया। उसने बताया कि मां से उसकी करीब 9 मिनट तक बात हुई थी। वो फोन पर रो रही थी। उसकी मां ने कॉल जारी रखी और बात करते करते उसके पास पहुंच गई। मां उसे लेकर घर लौट आई।
पुलिस जांच में अब तक ये भी सामने आ चुका था कि रंजीत का शव गन्ने के खेत में पड़ा होने की जानकारी वैशाली के माँ बाप को भी थी। 24 जून की दोपहर पुलिस ने वैशाली की मां गुड्डी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मां बेटी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पता चला कि पिछले 7 साल से वैशाली के घर पर एक व्यक्ति शुक्ला रहता था, जो घटना के बाद से फरार है। उसका मोबाइल भी बंद था। वैशाली ने उसे मुंह बोला मामा बताया। शुरू में पुलिस जांच में वैशाली के बयान और रंजीत के घर मिली उसकी पर्सनल डायरी गलत कदम की ओर इशारा कर रहे थे। डायरी में रंजीत ने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। डायरी में उसने परिवार वालों को नसीहत भी दी थी कि छोटे भाई की शादी उसके मन मुताबिक करे। उसने डायरी में अपनी एफडी छोटे भाई को देने की बात की थी। पुलिस ने इसी आधार पर गलत कदम उठाने की कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया था। वारदात की इकलौती चश्मदीद वैशाली ने प्रेमी रंजीत की मौत को लेकर अब तक जो दावे किए थे उनमें काफी विरोधाभास था। उसके रोज रोज बदल रहे बयानों ने पुलिस को चक्कर में डाल दिया था। उसने 105 घंटे में 6 बार अपने बयान बदले। हर बार उसका नया बयान सामने आ रहा था। पुलिस उसकी इस बात पर चौंकी जब उसने कहा कि गन्ने के खेत में उसने खुद रंजीत को 2 गोलियां मारी थी, क्योंकि वो उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। वैशाली के साथ उसकी मां ने भी कबूलते हुए कहा कि वो खुद और वैशाली का मामा शुक्ला वैशाली के साथ गए थे। चूंकि दोनों अलग अलग बिरादरी के थे, इसलिए शादी नहीं हो सकती थी। उसने बहाने से वैशाली को गन्ने के खेत में बुलाया। वहां वैशाली ने मां और मामा के सामने ही 2 गोलियां मारकर रंजीत की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस सारी कड़ियों को आपस में जोड़ रही थी। पुलिस ने फरार आरोपी शुक्ला के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई। उसकी लोकेशन गोरखपुर की आ रही थी। पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में जुट गई। ये जानकारी मिलने पर वो टीम गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। दूसरी टीम वैशाली और उसकी मां से लगातार पूछताछ कर रही थी, जबकि तीसरी टीम लड़की के पिता व भाई से पूछताछ में जुटी थी। चौथी टीम सबूत जुटाने में लगी थी। पुलिस को लग रहा था कि वैशाली के मामा शुक्ला की इस मामले में अहम भूमिका रही होगी। रंजीत का शव 23 जून को तड़के 3:30 बजे बरामद हो गया था। उसके बाद से 25 जून शाम 6:30 बजे तक वैशाली ने 6 बयान बदले। उसने पुलिस को खूब चकाया। बार बार बयान बदलकर पुलिस को उलझाने की कोशिश करती रही। उसने पहला बयान 21 जून की दोपहर 12 बजे दिया था, जिसमें उसने कहा कि रंजीत और उसके प्रेम संबंध थे जो 1 साल पहले खत्म हो चुके थे। अब उससे उसकी बात नहीं होती। उसने दूसरा बयान 22 जून को रात 12 बजे दिया। मोबाइल की सीडीआर आने के बाद पुलिस ने उसे दोबारा चौकी बुलाया। तब उसने बताया कि रंजीत की मौत हो चुकी है, उसका शव खेत में पड़ा है, उसने गलत कदम उठाया है। तीसरा बयान 23 जून की सुबह 6 बजे दिया, जिसमें उसने कहा कि 30 जून को रंजीत की शादी थी, हम दोनों ने गलत कदम उठाने का फैसला किया था। 14 जून की सुबह रंजीत ने उसे कॉल करके गन्ने के खेत में बुलाया था, जहां रंजीत ने खुद को गोली मार ली थी। इसके बाद मुझे भी गोली मारनी थी, लेकिन मैं घबराकर भाग आई। उसने चौथा बयान 24 जून की दोपहर 11 बजे दिया, जिसमें कहा कि रंजीत ने मेरे खेत में पहुंचने से पहले ही गलत कदम उठा लिया था। मैंने रंजीत के भाई को कॉल की थी, पर उसने कॉल रिसीव नहीं की, तो मैंने अपनी मां को फोन करके मौके पर बुला लिया और मां के साथ वहां से घर चली गई। 9 दिन अपने प्रेमी की मौत का राज सीने में दफन करने और 117 घंटे में 7 बार बयान बदलने वाली वैशाली ने आखिरकार शुक्रवार सुबह सच उगल ही दिया। थाना सिविल लाइंस के थाना प्रभारी ने वैशाली के 7वें बयान के आधार पर 11 दिन बाद रंजीत की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार वैशाली और उसकी मां ने रंजीत की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौके से मिला तमंचा, कारतूस और सिर में मिले गोली के 2 टुकड़े, फोटोग्राफी और वीडियो फुटेज, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और बैलिस्टिक एक्सपर्ट की राय जैसे सबूत मां बेटी के खिलाफ काफी थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए वैशाली के भाई और उसके पिता को भी हिरासत में ले लिया था। दोनों से पूछताछ की गई, लेकिन उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई। फरार शुक्ला के कमरे की तलाशी के बाद पुलिस ने उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया था। पुलिस को गुमराह करने की कला के बारे में वैशाली ने बताया कि उसने अभिनेता अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 1 महीने में 5 बार देखी थी।
इसी से प्रेरणा लेकर रंजीत की हत्या का राज अपने सीने में दफन करने की सोची। उन्होंने भी फिल्म की तरह ही सब कुछ किया। साथ ही वैशाली ने अपनी माँ और मामा को भी यही बताया था कि हो सकता है पुलिस को रंजीत का शव मिल जाए, लेकिन उन्हें अपने बयान पर अड़े रहना है। रंजीत अपने घर एक डायरी रखकर आया था जिसमें उसने गलत कदम उठाने के बारे में लिख दिया था। इससे हमें उसका लाभ मिल सकता है, बस उन्हें अपनी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है कि पुलिस को उन पर शक हो। वैशाली और उसकी मां गुड्डी ने इस हत्याकांड की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। रंजीत फैक्ट्री में नौकरी करने से पहले गांव में परचून की दुकान चलाता था। वैशाली अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने जाती थी। दोनों का दुकान पर ही संपर्क हुआ जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। इसकी भनक गांव वालों के साथ साथ दोनों के घर वालों को भी लग गई। रंजीत वैशाली से शादी करना चाहता था, लेकिन वैशाली के घर वाले तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर गांव में पंचायत भी हुई। इसके बाद रंजीत के घर वालों ने उसकी शादी थाना छजलेट के गांव भीनकपुर की एक युवती से तय कर दी। शादी 30 जून 2020 को होनी थी, लेकिन रंजीत इस शादी से खुश नहीं था। इस बीच उसकी और वैशाली की मोबाइल पर बातचीत जारी थी। रंजीत अपनी प्रेमिका वैशाली को जी जान से चाहता था। उसके बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने वैशाली से कह दिया था कि वो शादी करेगा तो उसी से, नहीं तो वो गलत कदम उठा लेगा। रंजीत वैशाली पर दबाव बना रहा था कि उसके साथ शादी कर ले या फिर दोनों साथ साथ गलत कदम उठा लेते हैं। रंजीत वैशाली को बार बार कॉल करके टॉर्चर करने लगा तो वो तंग आ गई। घटना वाले दिन रंजीत ने उसे गलत कदम उठाने के लिए गन्ने के खेत में बुलाया था। योजना के मुताबिक वो खेत में पहुंच गई। कुछ ही देर में वैशाली की मां गुड्डी और उसके मुंह बोला मामा शुक्ला भी वहां पर आ गए। इसके बाद मामा ने पीछे से रंजीत के हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। पहली गोली वैशाली ने रंजीत की कनपट्टी पर मारी, जबकि दूसरी गोली उसकी मां ने रंजीत की दाहिनी आंख और नाक के बीच सटाकर मारी। मुंह बोला मामा अपने साथ तमंचा और कारतूस लेकर आया था, लेकिन दोनों गोलियां रंजीत के तमंचे से ही मारी गई थी। रंजीत की हत्या करते समय मां बेटी दोनों के हाथ खून से सन गए थे, जिन्हें उन्होंने खेत में ही घास से पोंछ दिया था। रंजीत की हत्या करके तीनों घर आ गए। घर आने के बाद तीनों ने चाय पी और नाश्ता भी किया। वैशाली की मां उसकी शादी अपनी जाति के किसी अच्छे घर में करना चाहती थी। समझाने पर वैशाली भी मान गई थी, लेकिन रंजीत वैशाली का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब उसने शुक्ला के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 14 जून को उन्हें मौका मिल गया। 26 जून को पुलिस ने वैशाली और उसकी मां गुड्डी को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।